150 क्वेश्चन में 90 प्लस अगर आप कर लेते हैं प्लस माइनस के बाद, तो प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो जाता है। मुझे आ ही नहीं रहा है आगे का, तो फिर मैं 150 क्वेश्चन कैसे होगा। इंटरव्यू के बाद फिर आप पीछे आते हैं तो फिर से आपको वही घटना चक्र, वही करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है। 4 ही 5 घंटे पढ़िए, लेकिन रिलैक्स होकर फ्री माइंड होकर आप पढ़िए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे साथ यूपी बीसीएस 2022 में सिलेक्टेड श्रेया उपाध्याय मैम है। मैम का सिलेक्शन जिला पंचायती राज अधिकारी डीपीआरओ की पोस्ट पर हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैम की जर्नी के बारे में जानेंगे। बहुत लंबी जर्नी रही मैम की, इसके बारे में जानेंगे। साथ साथ इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की, क्या माध्यम रहा और इन्होंने क्या बुक्स वगैरह फॉलो की थी, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलते रहे। मैम, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू एवरीवन। मैम, हम जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, आपकी पढ़ाई क्या रही अभी तक की? मैंने अपनी स्कूलिंग सरस्वती शिशु मंदिर से की है। इसके बाद मैंने रमाबाई राजकीय महिला महाविद्यालय से बीएससी किया है मैथ्स और फिजिक्स में। और उसके बाद मैंने प्रयागराज रह के यूपी पीसीएस की तैयारी की है। और यूपी पीसीएस में मेरा चौथा इंटरव्यू था। 2017 से मैं दे रही हूँ अटैम्प्ट। 2017 में मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया था, उसके बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने 2020 और 2021 का भी इंटरव्यू दिया, और फिर उसमें भी नहीं हुआ। लेकिन 2022 में मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा डीपीआरओ के पद पर चयन हुआ है। तो मैम, जैसे कि लगातार आप इंटरव्यू दे रही थी, तो कहीं ना कहीं फाइनल रूप से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो आपको क्या लगता है, इस बार आपको क्या लगा, कहाँ पर मतलब गलतियाँ हो रही थी जिसकी वजह से पहले नहीं हो पा रहा था, इस बार आपको पोस्ट मिली है? जी सर, देखिए अब जो यूपी पीसीएस का पैटर्न है वो पूरा एक तरीके से यूपीएससी का है। हाँ, अभी चेंज हुआ है ऑप्शनल के मामले में, लेकिन ये जो एग्ज़ाम है वो पढ़ने से ज़्यादा लिखने पे डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं मेरी आंसर राइटिंग में कमी थी, इसी वजह से मेरे कुछ मार्क्स हमेशा मेंस में कम रह जा रहे थे। इंटरव्यू में मुझे अच्छे मार्क्स मिल रहे थे। तो मैं और स्टूडेंट्स और जो व्यूअर्स हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। और इसके लिए आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मंथली जैसे यूपीएससी हिंदी चलाती है, सृजन बैच चलाती है, वो मैंने ज्वाइन कर रखा था। तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। तो इस तरीके से आप पढ़ने से ज़्यादा लिखने पे प्रैक्टिस करिए। और हमेशा जो आपकी प्रिपरेशन है वो मेंस ओरिएंटेड होनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स के टाइम पे क्या होता है, आप 3-4 महीने केवल प्रीलिम्स को दीजिए जिसका पहला अटेम्प्ट है। और जो लोग जिनका प्री निकलता है वो तो 1-2 महीने में भी क्लियर कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंस पर फोकस करिए, क्योंकि ये जो पूरा सिलेक्शन है वो मेंस ओरिएंटेड ही है। तो मेंस के लिए और कुछ खास रणनीति आप बताना चाहेंगी? क्योंकि अब एक चीज़ हम और आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं प्री और मेंस दोनों का साथ में तैयारी करना चाहिए। तो क्या मतलब कितना दिन पहले प्री मेंस की साथ में तैयारी करना चाहिए, और कब डेडिकेटेड होकर हमें प्री की तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए? जी सर, जैसे कोई नया स्टूडेंट है तो उसको हमेशा जो तैयारी शुरू करनी चाहिए वो मेंस से ही शुरू करनी चाहिए। आप सबसे पहले सिलेबस रखिए और पीवाईक्यू रखिए, और प्री का भी सिलेबस रखिए। आप उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें मैच करती हैं, जैसे आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस वाली चीज़ें हैं। तो आप इनको इस तरीके से पढ़िए कि आपको मेंस की चीज़ें भी कवर हो जाएं और प्रीलिम्स की भी चीज़ें कवर हो जाएं। तो सबसे पहले आप जो मेंस के टॉपिक हैं, आप सबका शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप पूरी बुक्स उठा के रिवीजन कर पाएँ। तो शॉर्ट नोट्स उनका बना लीजिए। उसके बाद जैसे प्रीलिम्स के अभी मई में प्रीलिम्स है 14 मई को, तो आप मार्च, जो नए स्टूडेंट है वो मार्च से पूरा फोकस होकर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट दीजिए, 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और अपनी जो हमारी जो एक तरीके से क्षमता होती है उसको जानिए कि हम कितना अटेम्प्ट करते हैं और हमारी एक्यूरेसी कितनी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसके साथ घटना चक्र यूपी पीसीएस के लिए बेस्ट है, और इसके साथ करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से होने हैं। तो आप घटना सार की बुक ले सकते हैं, आई दृष्टि की बुक ले सकते हैं, और यूपी स्पेशल पे फोकस करिए, जनगणना पे फोकस करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोक सेवा आयोग जो एग्ज़ाम कराती है, चाहे वो आरओ का हो या फिर किसी भी और चीज़ का, उसमें जो जीएस के क्वेश्चन रहते हैं वो रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप उन पे प्रैक्टिस करिए। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने 17 से दे रही हूँ, तो मेरा कभी प्रीलिम्स नहीं रुका है, तो मैं कट ऑफ क्लियर की हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस में अगर हम अभी तक जो पहले पैटर्न था उस पर देखें तो एक जीएस का होता है। तो जीएस के लिए मैंने यही किया था, सबके शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और फिर टेस्ट सीरीज मैंने जीएस वर्ड की ज्वाइन की थी फुल लेंथ की। और साथ ही साथ मैंने सृजन आंसर राइटिंग बैच ज्वाइन किया था यूपीएससी हिंदी का। डेली वो 2 क्वेश्चन देते हैं। उसमें क्या होता है कि मुझे इंट्रो और कंक्लूजन ये लिखने में कभी दिक्कत नहीं हुई। इससे क्या होता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आ भी नहीं रहा है
तो आपका ये 2 चीज़ फिक्स रहता है। तो आप बीच में डायग्राम, फ्लो चार्ट ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं, तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। इसके बाद अगर हिंदी और एस्से जो मतलब 300 नंबर के होता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए डॉक्टर CL त्रिपाठी सर का मैंने गाइडेंस लिया था। उनका प्रज्ञा प्रवाह चैनल है यूट्यूब पे, और पर्सनली वो मुझे गाइड करते थे, टेस्ट सीरीज चलाते हैं वो भी, तो उसकी बहुत मैंने हेल्प ली थी। और इसके बाद ऑप्शनल में देखें तो ऑप्शनल के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, मैंने सेल्फ स्टडी ही की थी। तो इसके लिए मैंने जो PYQ होते हैं उनको सॉल्व किया और अलग से उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, और जो मेरा ग्रुप है उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। और इंटरव्यू में क्या होता है कि ये मेरा चौथा इंटरव्यू था, तो मैंने इस बार मॉक इंटरव्यू कहीं नहीं दिया था क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो गई थी। तो जो नए नए स्टूडेंट है वो अपने कॉन्फिडेंस के लिए मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। इससे आपको एक फील होता है कि हाँ मैं मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ जाता है, और जो डर होता है वो आयोग के सामने ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने प्रिपरेशन की। जैसे कि शुरुआत में जब कोई नया स्टूडेंट होता है तो कहीं ना कहीं प्री की बात करें तो प्री में जब मॉक टेस्ट देता है उतना अच्छा नंबर नहीं मिलता है, तो शुरुआत में नंबर्स मतलब कम मिलते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आगे मतलब छोड़ देते हैं, कहते हैं कि नहीं हमें नहीं देना है, नंबर अच्छा नहीं आ पा रहा है। तो इस पर आपका क्या क्या विचार है, आगे उसको कैसे कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए, कोई भी टेस्ट सीरीज हो उसके जो मार्क्स होते हैं वो ये डिसाइड नहीं करते हैं कि आपको इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। हो सकता है वो टेस्ट सीरीज इसीलिए बनाई गई हो टफ हो, क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या होता है कि हमें नहीं पता रहता कि क्वेश्चन टफ आने वाले हैं या ईजी आने वाले हैं। लेकिन आप टफेस्ट पेपर सॉल्व अगर किए हैं तो वहाँ पे जाके वो ईजी ही लगेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करिए, और टेस्ट पेपर सॉल्व करने का एक मेथड होता है। आप 2 घंटे प्रॉपर टाइम लीजिए, 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए आप उसको देखिए, क्या आपको वर्क करना है वो देखिए, और जो 150 क्वेश्चन के आंसर है वो आपको पूरे लर्न कर लेने चाहिए, ताकि जो अगले टेस्ट में अगर क्वेश्चन रिपीट भी हों तो वो हमारे गलत ना हो। ऐसा कहा जाता है कि जैसे अगर UP PCS में जो PYQs हैं और जो घटना चक्र वाली चीज़ें हैं, अगर वो आप अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होता है तो आसानी से आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हमें मतलब एक तरीके से 150 क्वेश्चन में 90 प्लस अगर आप कर लेते हैं प्लस माइनस के बाद, तो प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो जाता है। तो हमें ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ हमें जो मेथड होता है जैसे एलिमिनेशन मेथड पता होना चाहिए, हम कहाँ रिस्क ले सकते हैं ये चीज़ें पता होनी चाहिए। करंट पे हम फोकस करें क्योंकि वहाँ से हमें पता है कि हाँ क्वेश्चन तो फिक्स है आने हैं, तो इस पर फोकस करिए। और टेस्ट के नंबर कम आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लेकिन एक पेपर लीजिए, आप पहले टेस्ट में लिखिए कि आपका कितना स्कोर हुआ, दूसरे में कितना हुआ। अगर एवरेज आपका 85-86 भी बन रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए ये मतलब चैलेंजिंग होगा, आप आराम से PT क्लियर कर सकते हैं। हम एलिमिनेशन मेथड के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे, आप इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखिए, अभी UP PCS में क्या होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं। थोड़ा सा UPSC टफ होता है क्योंकि उसमें हमें एलिमिनेशन करना थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने प्रैक्टिस की MCQ उसकी ढेर सारी, तो फिर हमें ये लगता है ना कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, ऐसी वाली फीलिंग आती है, नहीं ये तो नहीं हो सकता है। तो आपने 2 भी हटा दिया तो भी आपके पास 2 तो ऑप्शन रहते हैं, तो आप वहाँ रिस्क ले सकते हैं, ये चीज़ें हैं। और जैसे कभी-कभी क्या होता है कि इस क्वेश्चन में लिखा होता है कि इनमें से कौन-सा नहीं है, तो हम क्या होता है उस टाइम जल्दीबाजी में होते हैं, हम सही ढूँढने की प्रैक्टिस मतलब सोच खोजने लगते हैं, तो वो क्वेश्चन निश्चित ही गलत होना है। तो इसमें जो है ये ज़्यादा फोकस करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि अब थोड़ा सा UP PCS का जो PT है वो 19 के बाद से टफ होता जा रहा है। 19, 20, 21, 22 आप देख सकते हैं, तो पेपर जो है वो UPSC की तरह थोड़ा-थोड़ा फॉलो कर रहा है। तो हमें अगर क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस की है तो वो आसानी से आप प्रीलिम्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं। हम जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में मान लीजिए प्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वहाँ पर मतलब आप थोड़ा बताइए कि क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एग्ज़ाम हॉल में जाते टाइम तो मतलब कोई नया स्टूडेंट्स हो या फिर कोई ओल्ड स्टूडेंट हो, तो डर तो सभी को लगता है, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, क्योंकि 2 घंटे की जो ये पूरा एग्ज़ाम होता है, क्योंकि इसमें अगर आपका दिमाग अच्छे से वर्क कर गया तो आपका प्रीलिम्स निकलना है। और कभी-कभी क्या होता है आपने बहुत पढ़ाई की है और आपने अगर एग्ज़ाम हॉल में जो है आप जो है सैड हो गए या फिर आपका जो मनोबल है वो टूट गया, तो फिर आपको खामियाजा उसका भुगतना पड़ेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम से पहले 1-2 दिन पहले आप थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाइए, अच्छी नींद लीजिए और अपने ऊपर भरोसा करिए कि एग्ज़ाम ही तो है, आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और आप अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए कि हमने जो तैयारी की है वो इनफ है। तो इस तरीके से और एग्ज़ाम हॉल में जाइए, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर हम डर जाते हैं तो जो गोला भरना होता है OMR पे, कभी-कभी कुछ बच्चे रोल नंबर गलत भर देते हैं, वो डर की वजह से ऐसा होता है। तो ऐसा ना हो कि आप मतलब एग्ज़ाम में पहले ही आउट हो जाएँ, तो अपना पेशेंस बनाए रखिए। जैसे मेरे साथ क्या होता था, मैं 150 क्वेश्चन सॉल्व करती थी स्टार्टिंग से, मुझे नहीं आ रहे हैं, तो फिर मेरा मूड चेंज हो जाता, तो मैं पीछे से सॉल्व करना शुरू करती थी, तब मुझे वो आने लगते थे। फिर वो आगे के क्वेश्चन फिर मुझे ईज़ी भी लगने लगते थे। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचिए कि मुझे आ ही नहीं रहा है आगे का, तो फिर मैं 150 क्वेश्चन कैसे होगा? उसी टाइम अब ये सब चीज़ें मत सोचिए, आपको जो आ रहा हो, आप एक राउंड करिए, जितना आंसर आ रहा है, फिर आप सेकंड राउंड करिए। तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि अगर आप 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, 130, 140, तो आपका ये है कि 90 प्लस माइनस के बाद हो जाता है, तो आपका प्रीलिम्स आसानी से क्लियर हो जाएगा।
तो जैसे कि हम बात करें करंट अफेयर की बात करें और यूपी स्पेशल की बात करें, खासकर प्री के एग्जाम में, तो इनमें क्या चीज़ें कर सकते हैं अभी बचे हुए टाइम में? देखिए, सबसे पहले अभी तो करंट की बुक 2 जो मार्केट में आई है, घटनासार आई है और एक आई दृष्टि वाली आती है। आप वो अच्छे से कर लीजिए। उसमें जितने भी फैक्ट लिखे हुए हैं, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप किसी का यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं। जैसे यूपीएससी हिंदी भी करंट अफेयर्स कराती है, निशांत सर कराते हैं। तो आप बुक्स खोल लीजिए, आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आप उन खोल लीजिए, वो पढ़ा रहे हैं, आप हाइलाइट कर लीजिए। और सुनने से वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से लर्न होती हैं। और कोई एमसीक्यूज़ मिल गया, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे एडुटेरिया वाले पीछे अपना काफ़ी टेस्ट सीरीज़ देते हैं वो करंट का, तो आप वो प्रैक्टिस कर लीजिए। तो करंट अफेयर्स आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ एक जय हो स्टडी वाले हैं, वो एक रामायण वीडियो कराते हैं, तो उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन फंसते हैं। तो ये क्या होता है कि हमारा बुक से पढ़ते पढ़ते मन ऊब जाता है, क्योंकि ये 15-20 दिन जो बचे हैं बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हो जाती हैं। तो आप वो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा उससे रिलैक्स, क्योंकि हमको वो क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम थोड़ा फ्री फील करते हैं कि हाँ मुझे तो आ रहा है। और नहीं भी आता है तो मगर वो सुने रहते हैं, तो एग्जाम टाइम में क्या होता है कि जब हमारे पास 4 ऑप्शंस रहते हैं, तो आसानी से फिर हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ये चीज़ है। मैम जैसे कि लगातार आपका इंटरव्यू भी हो रहा था और लास्ट स्टेज से जाकर आप मतलब आउट हो रही थी, तो उस समय आप जब डिमोटिवेट होती थी तो कैसे अपने आप को मोटिवेट करती थी कि नहीं अभी जो है और आगे एग्ज़ाम देना है और वहाँ पर सिलेक्शन लेना है? ये तो है, क्योंकि ये हर स्टूडेंट फील करता है, क्योंकि अगर प्रीलिम्स नहीं निकलता है तो आपको पूरा साल वेट करना पड़ता है। और अगर इंटरव्यू के बाद फिर आप पीछे आते हैं तो फिर से आपको वही घटना चक्र, वही करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है। तो मेरे साथ भी, मैं मतलब दुखी मैं भी होती थी, लेकिन एक चीज़ था कि मेरी फैमिली को मुझसे बहुत होप था, और मेरे भाई लोग और मेरे मम्मी पापा, इनको यही था कि अभी नहीं तो अगली बार तो हो जाएगा। तो हमेशा से वो सपोर्ट करते थे, और कभी भी मेरे ऊपर कभी प्रेशर नहीं बनाया कि मतलब कोई और चीज़ कर लो या फिर इतना टाइम लग रहा है, तो ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं सभी से यही कहूँगी कि आप, ये एग्ज़ाम ही पेशेंस का है, क्योंकि आप अगर क्विट कर दोगे तो आपके पास कोई ऑप्शंस भी नहीं है। तो आपको पूरे पेशेंस के साथ प्री करना है, मेंस करना है, इंटरव्यू करना है, फिर फेल होना है तो फिर से आप प्रीलिम्स में वही एनर्जी से लगाइए। क्योंकि कई स्टूडेंट्स रहते हैं, मतलब बहुत से ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनको जो कई बार अटेम्प्ट देते हैं या फिर जो पहले से सेलेक्टेड होते हैं। तो ये पूरी जर्नी जो है वो यही मतलब एक तरीके से पेशेंस की ही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको एग्ज़ाम से ज़्यादा या स्टडी से ज़्यादा जब आप ऑफिस वर्क करोगे तो उसमें ये चीज़ें काम आएंगी, क्योंकि आप उस समय क्विट नहीं कर सकते। यहाँ तो आप एक बार सोच भी सकते हो, लेकिन उस टाइम का प्रेशर जो होगा वो अलग होगा। तो एक जो एग्ज़ाम है ना, ये हमें पूरी तरीके से ऑफिसर्स बनाता है, हमें एक चैलेंज मतलब एक तरीके से सामना करने लायक उस काबिल बना देता है। तो इस तरीके से आप भी वर्क कर सकते हैं। पढ़ाई का शेड्यूल क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, टाइम मतलब कितना घंटे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से शेड्यूल होना चाहिए? देखिए, पढ़ाई का शेड्यूल यही है कि कोई मॉर्निंग में पढ़ता है, कोई नाइट में पढ़ता है, तो सबकी अलग-अलग स्ट्रेटजी है। और मेरा क्या था कि मैं ज़्यादा लेट नाइट तक नहीं पढ़ सकती थी, तो मैं मॉर्निंग में पढ़ती थी। और फिर मैं एक तरीके से कहूँ तो मैं लगातार पढ़ भी नहीं सकती थी। मैं 1-2 घंटा पढ़ी, फिर कुछ ब्रेक लिया, फिर ऐसे ही। तो फिर मैं यही कहूँगी कि कभी घंटे मत आप काउंट करिए, आप जो है टारगेट डिसाइड करिए कि अगर मैंने इतना चैप्टर डिसाइड किया है या मैंने ये सोचा है, ये टेस्ट सीरीज सोचा है, तो मैं इतना कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। आप अगर पूरे दिन में वो चीज़ें कर लेते हैं, आप फ्री होकर अपना जो आपका हॉबी है आप उस पर काम करिए, वो ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप 10 घंटे या 12 घंटे बोल रहे हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं बुक्स खोल के बैठी हूँ, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, तो वो एकदम से टाइम भी लॉस हुआ और आपका एक प्रेशर अलग क्रिएट हो रहा है। तो इससे अच्छा 4 ही 5 घंटे पढ़िए, लेकिन रिलैक्स होकर फ्री माइंड होकर आप पढ़िए। और इसके साथ सबसे बड़ी बात, आप एक टेबल बना लीजिए, उसमें डेट लिख लीजिए कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। तो उसमें आप ये लिख लीजिए कि आज का मुझे करंट अफेयर्स करना है, आज मुझे ये टेस्ट देना है, आज मुझे ये चीज़ कवर करनी है। अब मैं ऐसे ही करती थी, फिर अगर मैं वो चीज़ करती थी मैं उस पर टिक करती थी। वो टिक करने पे जो मज़ा आता है वो फिर कहीं और नहीं आता। तो इस तरीके से अगर उसमें कुछ टेबल में खाली रहता है तो फिर वो प्रेशर क्रिएट करता है, देखो मैंने इतना टाइम नहीं दिया। तो ये है कि 24 घंटे आपके ऊपर हैं, आप उसको चाहे दिन में दीजिए, चाहे रात में, चाहे दोपहर में दीजिए, आपके ऊपर है। लेकिन हमेशा इनपुट से ज़्यादा आउटपुट पे आप विश्वास करिए, क्योंकि होता नहीं है कि हम अगर अच्छे से मतलब पढ़ेंगे, वही चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे तो हम जल्दी कवर कर लेंगे। और अगर कुछ बच्चे होते हैं मतलब उनको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, उनका आउटपुट अच्छा नहीं आ पाता। तो होता नहीं कि आप हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस है और चीज़ें कवर करनी है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट करता है। हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं, उनको आप कोई सजेशन या सुझाव कुछ देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इस फील्ड में आए हैं तो मतलब मैं नहीं कहूँगी कि आप क्विट करके जाइए, ऑप्शंस तो कई मिलेंगे, लेकिन अगर आपने सोच लिया। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने, यही होता है ना कि मैंने ये जर्नी शुरू क्यों की थी, सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमें जॉब तो कई जगह मिल सकती है, लेकिन जो ये फील्ड होता है वो सबसे डिफरेंट होता है, हमें लोगों के लिए कुछ करने का मौका मिलता है। तो आप क्विट कभी मत करिए। और एक कह सकते हैं, अगर एक टाइम जा रहा है तो आप प्लान बी के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे एग्जाम होते हैं जो यूपी पीसीएस के पैटर्न पे भी होते हैं, तो आप प्लान बी के बारे में सोच सकते हैं।
लेकिन अभी जो शुरुआती के टाइम होते हैं, कम से कम 3-4 अटेम्प्ट तो आप उसको अच्छे से दीजिए। और मैंने देखा है कि जितने भी मेरे साथ के लोग हैं जो लगे हुए हैं, उन्हें कोई ना कोई रिजल्ट या पोस्ट मिल ही जाती है। तो आप अगर ईमानदारी के साथ लगे हैं तो आपको रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव फील होगा। और दूसरी बात ये है कि सभी का एम नहीं होता है कि हमें आईएएस बनना है या हमें पीसीएस बनना है। तो कभी दूसरों को फॉलो मत करिए, आपका जो पैशन हो आप उसे फॉलो करिए। अगर किसी का पैशन है कि वो अच्छा टीचर बन सकता है, तो मैं ये कहूँगी कि वो अच्छा टीचर बने, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा अच्छा कर सकता है। तो बस दूसरों को फॉलो करने की बजाय आपका अपना पैशन होना चाहिए। और अगर आपका पैशन यूपीएससी क्रैक करना है या आईएएस बनना है, तो फिर कोई भी नहीं रोक सकता। आप अपना 100% दीजिए और आप जरूर सेलेक्ट होंगे। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना बहुत ही कीमती समय दिया और भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा? कोई सजेशन सुझाव हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।